प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। प्यारे मित्रों, आपको बताते चले सुपर टीटी एग्जाम की जो एक्सपेक्टेड डेट मानी जा रही है, प्राइमरी सुपर टीटी की जो डेट मानी जा रही है वह आपके जून महीने में माना जा रहा है। यानी जून महीने में आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जो सुपर टीटी होना है वह होने की संभावित तिथि मानी जा रही है। बात करें यहाँ पे तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग दो अलग अलग सीरीज करते हैं। एक सीरीज का नाम है सुपर 11 और दूसरे सीरीज का नाम है सुपर 51। सुपर 11 आपकी डेली बेसिस की सीरीज होती है और सुपर 51 अभी आपको सप्ताह में दो दी जा रही हैं। आने वाले दिनों में सप्ताह में 6 सुपर टीटी आपके ये सुपर 11 के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, साइंस के, विज्ञान, साइंस के, इतिहास के, भूगोल के, पर्यावरण के, मनोविज्ञान के, इन सभी प्रश्नों को समाहित करके आपके 51 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सप्ताह में दो बार कराए जाते हैं। हालांकि अप्रैल महीने से इसकी संख्या आपकी 3 कर दी जाएगी और मई महीने से इसकी संख्या 6 कर दी जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए और सभी क्लास को देखने के लिए पूर्णतः निःशुल्क है आपकी सुपर टीटी का बैच, तो आप इसका आनंद जरूर लें, अपने मित्रों को भी बताएं। और पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाता है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिखा गया 8004109989। इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और आप इसे समझ सकते हैं। पर्यावरण से क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। पर्यावरण है यहाँ पे मनोविज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, उत्तर प्रदेश विशेष है, करंट है, सभी जगह से प्रश्न रखे गए हैं और जो उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वह भी रखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि वर्षा जल यानी जो बरसात का जल होता है उस बरसात के जल को कैसे संग्रहित किया जाए। इसको हम थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। देखिए, कह रहा है कि वर्षा जल जो है, ये बरसात का जो जल होता है, इसको संग्रहण करने के यानी इकट्ठा करने का मूल मंत्र क्या होना चाहिए। यह प्रश्न आपके किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही पूछा गया प्रश्न है। अब इसके बारे में बताना है। ध्यान से देखिएगा, कलर पेन से जो लिखा गया वो आपका आंसर है। बहरहाल अलग अलग आप अगर देखेंगे, जल के बांधों को एकत्र करना नहीं, बांधों में एकत्र करना ये उचित नहीं होगा। यहाँ पे जल के नहरों और नदियों में एकत्र करना नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही चीज क्या है कि जहां से जल गिर रहा है, जहां पे पानी गिरे वहीं पे उसे एकत्र कर देना चाहिए। अब जैसे माध्यम यह है कि अब आप ग्लास का पानी अपने रूम में गिरा देंगे तो वहां पे एकत्र नहीं होगा, लेकिन जहां पे पानी गिरने का स्रोत है, जैसे जहां पे टंकी है, जहां पे आप मुंह धुलते हैं, जहां पे आपका जो है क्या कहते हैं नहाने का जो टैंक है, वहां पे अंदर सोख्ता कहा जाता है, उसे बनवा दिया जाता है जिससे नल का गिरने वाला पानी वहां पे जाके एकत्रित हो। जैसे सपोज करिए कि आपने नल से पानी भरने की कोशिश की, आप लोटा लेके गए, ग्लास लेके गए, जग लेके गए, वहां पे जब आप नल चलाते हैं या मोटर चलाते हैं तो पूरा पानी जग भरने के बावजूद बहुत सारा पानी अगल बगल से गिर जाता है। जब वो पानी गिर जाएगा तो वह पानी कहाँ जाएगा? ऐसे नाले में बह करके तो खराब हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पे सोख्ता बनाया जाएगा तो वहाँ पे पानी एकत्रित हो जाएगा और वह पानी धीरे धीरे पृथ्वी के नीचे चला जाएगा, जिससे जो पृथ्वी के नीचे पानी जाएगा तो उससे पृथ्वी के नीचे पानी की मात्रा कमी नहीं होगी, ठीक है। तो पानी को ऐसे व्यर्थ करने से अच्छा है कि उसे वहाँ पे सोख्ता बना। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्रों में जहाँ पे जल निगम की मशीन लगी होंगी वहां पे सोख्ता बनवाना अनिवार्य कर दिया गया था। तो यह प्रश्न आपका सही हो जाएगा पर्यावरण की दृष्टि से। जहां पर पानी गिर रहा वहीं पे एकत्र कर देना चाहिए। देखिए, ये सभी चीजें सही है। बांधों में पानी एकत्र करें यह भी सही है, नहरों और नदियों को पानी एकत्र करें यह भी सही, ये तो एकदम सही नहीं होगा। लेकिन हमें जो सबसे ज्यादा सटीक आंसर होगा उसे बताना है। तो सटीक आंसर कौन होगा? आपका पहला वाला सही होगा। इसलिए हम लोग पहले आंसर को टिक करते हुए अपने दूसरे श्रृंखला पे पढ़ जाते हैं। आपसे हम एक बार फिर से बता दें, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना जरूर है और इसे भूलिएगा मत, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो बीएड का एग्जाम हो, टेट का हो, चाहे साइंस ग्रुप का पेपर होगा, चाहे आपका जो है प्राथमिक लेवल का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे प्रश्न की वेटेज अगर मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो हम इसे 5 में 5 नंबर देते हैं। आने वाले प्रश्नों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, साइंस के ग्रुप में आपसे पूछा जाएगा। अपमार्जक है, ठीक है। अपमार्जक है क्या है? देखिए इसका ऑप्शन खाली देखिए कैसा ऑप्शन है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण। यानी ये जो ऑप्शन है कंफ्यूजिंग है। चार वही 3 चीजें दी गई हैं, बस उसमें दुर्बल और प्रबल लगा दिया गया है।
तो जब भी यह प्रश्न पूछा जाए तो आप प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के पास आप जाइएगा, आपका आंसर सही होगा। यानी जो डोमिनेंट होगा उसी को आप सही मानिएगा, आपका आंसर सही होगा। और ये इसकी रेटिंग हम 5 में 5 नंबर देते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 5 में 5 स्टार का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इसलिए आप पूरी तरह से इस प्रश्न को याद कर लें, आज ही याद कर लें, कि जैसे ही हमसे अपमार्जक पूछेगा हम तुरंत कहेंगे अपमार्जक मतलब दोनों डोमिनेंट। प्रश्न जैसे लिख के आएगा इसी तरह से लिख के आएगा जैसे लिखा गया है, और आप उसे कहेंगे दोनों डोमिनेंट यानी दोनों प्रभावी वाला ही पकड़ेंगे, यानी जो प्रबल होगा उसे पकड़ेंगे। प्रबल अम्ल भी होना चाहिए और प्रबल क्षार होना चाहिए जिससे बना हुआ लवण होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा गया क्या, अपमार्जक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें तन विलयन में सफाई करने की क्षमता होती है। ये प्रायः एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं जो साबुन के ही समान होते हैं, किंतु कठोर जल में भी झाग देते हैं। कठोर जल में भी क्या करते हैं, झाग देते हैं। रासायनिक संगठन के अनुसार ये सामान्यतः 10 अथवा अधिक कार्बन वाले एल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ व्युत्पन्न सोडियम लवण होते हैं। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, तेज गति से घूमती हुई न्यूटन की डिस्क का रंग दिखाई देता है। कह रहा तेज गति से घूमती हुई न्यूटन की डिस्क, ठीक है, न्यूटन की डिस्क का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा जब वो तेज गति से घूमेगी, तो उसका डिस्क का रंग कैसा दिखाई देगा। तो आपका सही आंसर होता लगभग श्वेत, ठीक है। लगभग कैसा दिखाई पड़ेगा, श्वेत दिखाई पड़ता, सफेद दिखाई पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पाते हैं, तेज गति से घूमती हुई न्यूटन की डिस्क का रंग लगभग सफेद दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं। न्यूटन की घूमती डिस्क यह प्रमाणित करती है कि सूर्य के प्रकाश सफेद प्रकाश में 7 रंगों का समावेश होता है। एक प्रश्न आपका यहाँ पे रखा गया है, जो विज्ञान का प्रश्न है, और इसमें पूछा जा रहा है विषाणु जनित रोग है, ठीक है। आपको बताना है विषाणु जनित रोग है हैजा और पोलियो, टाइफाइड और जुकाम, चेचक और पोलियो। देखिए चेचक और पोलियो ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। वायरस मतलब विषाणु से होते हैं। और हैजा जो है इसे कालरा कहते हैं, और कालरा जो है बैक्टीरिया से होता है। हैजा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। पोलियो तो यहाँ पे मान लो वायरस से होता है। यहाँ पे टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड रोग होता है। लेकिन जुकाम यानी फ्लू किससे होता है, मैक्सिको वायरस से, यानी फ्लू हो जाता है, ठीक है। और 6 रोगी टीबी कहते हैं। टीबी किससे होता है, टाइफाइड टीबी जो होता है, टीबी और कालरा। तो कालरा तो हो गया, कालरा मतलब हैजा, तो वह भी विब्रियो कालेरी से होता है। और टीबी जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। तो बात कर रहे थे चेचक और पोलियो, ये दोनों जो है पोलियो वायरस से होता है, और चेचक जो है ये वर्सियोला वायरस कहते हैं। मान लीजिए आपको चेचक सिर्फ याद रखना वायरस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हैजा जो है ये किससे है, बैक्टीरिया से है। हैजा किससे है, बैक्टीरिया से है। पोलियो किससे है, वायरस से है। टाइफाइड किससे, बैक्टीरिया से। जुकाम किससे, वायरस से। टीबी किससे, बैक्टीरिया से। कालरा किससे, बैक्टीरिया से। तो ये आपका सही आंसर कौन हो जाता है, चेचक और पोलियो। टाइफाइड के जीवाणु की उष्मायन मतलब अवधि कितनी होती है, यानी उसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वो कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, उसके अंडे देने की अवधि क्या होती है, कितने दिनों में अपने बॉडी में प्रसारित कर लेगा, तो उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो उस पीरियड में किसका आएगा, टाइफाइड के जीवाणु की उष्मायन अवधि क्या हो सकती है। तो आप कहेंगे 10 से 20 दिन। क्या होती है, 10 से, चलिए, विश्वमापी की सहायता से निम्न में से किसको मापा जा सकता है। कह रहा विभव, माफ करिएगा, विभव मापी की सहायता से, कह रहा विभव मापी की सहायता से निम्न में से किसको मापा जा सकता है। आपको बताना है विभव मापी की सहायता से किसको मापा जा सकता है। आप आंसर करिए किसको मापा जा सकता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल को, यह भी मापा जा सकता है, सही बात है। धारा को मापा जा सकता है। लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, हर एक ग्रुप में पहुंचाइए, सबके लिए निःशुल्क है, चाहे वो कहीं से हो, पूरे प्रदेश के पूरे नागरिकों के लिए, सबके लिए मुफ्त है। तो आप जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों तक बताइए। ना सिर्फ बीएड के एग्जाम के लिए, ना सिर्फ आपके सुपर टीटी के एग्जाम के लिए, बल्कि और भी जो आपके एग्जाम होंगे उनकी परीक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आप जरूर देख सकते हैं। अगर किसी और एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप निश्चिंत होकर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
हालांकि जो मेन मोटो रखा गया है इसका, जैसे इसमें कुछ शिक्षण के क्वेश्चन डाले गए हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, टीचिंग एग्जाम के लिए। प्रतिरोध इस सबके लिए विभव मापी की सहायता से उसको मापा जा सकता है, तो उपरोक्त सभी आपके सही आंसर हो जाते हैं। चुंबक अपने गुण खो देते हैं, ठीक है, चुंबक अपने गुण खो देते हैं कब, गर्म करने पर, जी हाँ खो देंगे। ऊंचाई से गिराने पर, हाँ जरूर खो देंगे। ऊंचाई से गिराने पर, आपने जब क्लास 6 में चुंबक पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें बताया गया है कि चुंबक को बहुत ऊंचाई से गिराने पे चुंबक के जो कई बार अगर गिराते हैं तो चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है। चुंबक को गर्म करेंगे तब भी उसका चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है। चुंबक को अगर जो है क्या करते हैं, बहुत दिनों तक उपयोग में नहीं लाते हैं तो भी उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें क्लास 6 की एनसीईआरटी में लिखी गई, वहीं से प्रश्न रखा गया है, चुंबक अपने गुण को खो देते हैं कब, गर्म करने पर जरूर हाँ, ऊंचाई से गिराने पर हाँ, हथौड़े से पीटने पर भी वो अपने चुंबकत्व को खो देते हैं, और ये सभी विकल्प आपके क्या हैं, सही हैं। चुंबक गर्म करने पर, ऊंचाई से गिराने पर तथा हथौड़े से पीटने पर अपने गुण को खो देता है। इसका मुख्य कारण है कि उत्पन्न ऊर्जा चुंबकीय ध्रुवों में उचित विन्यास से छिन्न भिन्न कर देती है और चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं। पीतल बना होता है, यानी जो पीतल होता है किस रंग का, किससे किस किस धातु से मिलकर के बना होता है, आपको बताना है पीतल जो है किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहेंगे जिंक से और कॉपर से मिलकर बना होता है। तो जिंक और कॉपर से मिलकर के किसका निर्माण होता है, तो आप कहेंगे पीतल का निर्माण हो जाता है। जिंक और कॉपर से किसका निर्माण हो जाता है, पीतल का निर्माण हो जाता है। एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण होता है, कह रहा एक कण है और उसका सरल आवर्त गति में त्वरण होता है, कितना होगा त्वरण, तो वो आपको बताना है। एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण होता है हमेशा शून्य, हमेशा स्थिर, संतुलन अवस्था में उच्चतम, चरम अवस्था में अधिकतम। तो आपको बताना सही आंसर कौन है, तो आप कहेंगे चरम अवस्था में अधिकतम आपका सही आंसर हो जाता है। एक कण का सरल आवर्त गति में त्वरण का मान चरम अवस्था में अधिकतम होता है किसी गतिशील वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि, अर्थात वेग परिवर्तन की धनात्मक दर को त्वरण कहते हैं। शरीर वर्धक भोजन होता है, शरीर वर्धक भोजन कौन होता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो आप कहेंगे प्रोटीन। देखिए शरीर वर्धक यानी शरीर के विकास के लिए प्रोटीन को जो कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी शरीर निर्माण के लिए जो भोजन का उपयोग किया जाता है उसे बॉडी वर्धक यानी शरीर वर्धक कहते हैं, यानी प्रोटीन हो गया। वसा ऊर्जा देती है, वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम वसा के डाइजेशन में। शर्करा यानी शुगर जो है ये भी ऊर्जा देती है। रेशे युक्त पदार्थ आपके भोजन में भोजन के पाचन में मदद करते हैं, तो ये आपके सही हो गए। शरीर के विकास के लिए जो जरूरी होता है वो कौन होता है, प्रोटीन युक्त भोजन जो है आपके शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसी कारण जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन युक्त पदार्थ, दूध पिलाया जाता है, अंडा खिलाया जाता है। मछली का जो है, मछली तो नहीं खा पाएंगे लेकिन दूध और अंडा दिया जाता है ताकि जो है वो बच्चे ज़्यादातर पौष्टिक हो जाए। और मछली का तेल वगैरह जो आता है जैसे विटामिन ए का टेबलेट वगैरह, तो उसे बच्चों को खिलाया जाता है ताकि उन्हें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिले। और जब वो 5-6 साल का हो जाता है, जब मीट मछली खाने लगते हैं तो उन्हें मछली ज़्यादा दी जाती है। सोयाबीन खिलाया जाता है जो शाकाहारी लोग हैं, और दूध पिलाते हैं ताकि बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा मिले। और जब ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी, दाल पिलाया जाता है तो प्रोटीन ज़्यादा ज़्यादा मिलेगी, तो बच्चे का विकास भी बहुत तेज़ी के साथ होता है, ठीक है। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, अब ये देखिए शिक्षण का प्रश्न हो गया, अब इस यहाँ से आपका टीचिंग का स्टार्ट हो गया। अभी तक तो आप कोई देख सकते थे 8 प्रश्न शिक्षण का है, उसके बाद जो है कोई भी व्यक्ति होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। हालांकि अगली बार हम कोशिश करेंगे कि शिक्षण का प्रश्न जो है उसे एकदम लास्ट में रखा जाए, बाकी प्रश्न को अलग पहले रखा जाए। ये इस बार थोड़ी सी गलती हो गई। विज्ञान के 10 प्रश्न हो गए, अब विज्ञान के बाद जो प्रश्न है वो शिक्षण का 10 प्रश्न है, देख लेते हैं। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, देखो स्कूल जो है बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है। आप देखिए स्कूल में जब बच्चा आता है तो बहुभाषा विधि को प्रमोट किया जाता है, यानी अलग अलग भाषा विधि के बोलने वाले बच्चों को सीखता है, वो लर्निंग लेता है। जैसे मान लीजिए कि एक समाज से आने वाले, अलग अलग समाज से आने वाले 4 प्रकार के बच्चे हैं। कोई बच्चा हिंदू धर्म से आता है, कोई मुस्लिम धर्म से आता है, कोई मान लेते हैं कि सिख धर्म से आता है, कोई ईसाई धर्म से आता है। तो ये बच्चे अपने रीति रिवाज परंपरा के बारे में आपस में चर्चा करेंगे, और जब चर्चा करेंगे तो उससे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, समाज में एक सामाजिकरण होगा, लोग समाज को सीखेंगे, जानेंगे। बच्चा वहीं से समाज के बारे में सीखना शुरू कर देता है, ठीक है।
जैसे घर में है तो घर में भी एक समाज होता है, लेकिन वो छोटा समाज है, वो बाहर के समाज को नहीं समझ सकता। जो हमारे घर का परिवेश है, मान लीजिए हम हिंदू हैं तो हमारे घर का परिवेश तो हिंदू रीति रिवाज से होगा। चलिए हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के रीति रिवाज से होगा। हम अगर क्षत्रिय हैं तो हमारे क्षत्रिय के रीति रिवाज से हमारे परंपरा परिवार की संगठन होगा। अगर हम वहीं पे वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो उसी तरह का हमारा पारिवारिक ढांचा हो जाता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाएगा, विद्यालय जाएगा, तो वहाँ पे समाज के अलग अलग तबके के आए हुए बच्चे होंगे, अलग अलग शिक्षा पद्धति से आए हुए बच्चे होंगे, जिससे बच्चा अलग अलग प्रकार के लर्निंग लेगा और वो बच्चे का सामाजिकरण विकास बहुत तेज़ी से होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक संस्था है। यहाँ पर अब आपको बताना है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। अब स्कूल में क्या है कि प्रमुख स्थान किसको देंगे? शिक्षक को आप प्रमुख स्थान नहीं दे सकते। शिक्षक भले अलग अलग शैली से, मान लीजिए हम विद्यालय में गए, हम हिंदी पढ़ाते हैं तो हम हिंदी पढ़ा के चले गए, तो दूसरा भी शिक्षक आ रहा है ना, वो इंग्लिश पढ़ा रहा है, तीसरा शिक्षक। लेकिन इंग्लिश कब पढ़ाएगा, हिंदी कब पढ़ाएगा, विज्ञान कब पढ़ाएगा? जब बच्चे वहाँ पे उपस्थित होंगे। आप बात समझिए, अगर बच्चा ही नहीं होगा तो किसको पढ़ाएगा? तो स्कूल का जो सामाजिकरण निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? स्कूल के बच्चों पे। ये तो आपका हो गया सही आंसर। अब देखिए ऑप्शन कैसा बना है। प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या पे। अरे घंटा दिनचर्या कहाँ काम करेगी? अगर बच्चा ही नहीं होगा तो तुम दिनचर्या बना करके बेल लगाओ ना भाई, प्रेयर करो। कौन? जब बच्चा ही नहीं, तुम्हारा विद्यालय खंडहर है, कोई मतलब नहीं। तुम अरबों का विद्यालय बनवा लो, कोई मतलब नहीं। विद्यालय की सुंदरता बच्चे पर निर्भर करती। बच्चा होगा तो आपके विद्यालय की सुंदरता है, वरना वो विद्यालय नहीं, वो कबाड़ा घर है। ठीक है, कबूतर पालो वहाँ पे। नंबर 3, तो दिनचर्या का कोई भी महत्व नहीं। दिनचर्या तब होगी जब बच्चा विद्यालय में होगा। नंबर 3 पे क्या है? प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों पर होता है। अरे गतिविधियां किस पे निर्भर करेंगी भाई? बच्चा और शिक्षक, जो छात्र और शिक्षक हैं, इन्हीं के बीचों की गतिविधियां होनी चाहिए। अगर बच्चा ही नहीं तो काहे की गतिविधि? तो यह भी निर्भर नहीं करता। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों को। स्कूल के शिक्षक क्या ईंट पढ़ाएंगे? प्राइमरी वाले देखिए ना, हम आप प्राइमरी की तैयारी भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। और भी बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो हमारे जानकारी में करते हैं। सबसे हम पूछ करके आपके लिए मैटर इकट्ठा करते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि हम एक मित्र की तरह काम करते हैं। हम एक शिक्षक नहीं, हम एक मित्र हैं और हम आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। आप भी हमें सपोर्ट करिए। हम कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है हम उन क्वेश्चन को लेकर आते हैं। शिक्षा 3 जगह से ली जाती है। एक तो आप ऐसे किसी व्यक्ति से लीजिए जो उस पथ पर चल चुका हो, यानी जो नौकरी प्राप्त कर चुका हो। नौकरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति आपको पढ़ाने लायक 10 ही 5% लोग हैं जो आपको पढ़ाने लायक हैं, बाकी सब तुक्का मार के किसी तरह सो गए हैं। बाकी मैं नहीं बोलूँगा, बाकी आप जानते हैं। नंबर 2, दूसरा ये है कि कोई ऐसा गुरजन बिंद हो जो आपको सिखा सके। और तीसरी पॉइंट आती है कि जब आप अपने सहपाठी से मदद ले सकते हैं, तो हम आपके सहपाठी के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ और मैं आपका दोस्त हूँ और मित्रता के व्यवहार से मैं काम करता हूँ। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपका सपोर्ट, आपका सहयोग रहेगा तो हम और अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। त्रुटियां होनी लाजमी है, हमसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं। आप बेफिक्र होकर के व्हाट्सअप नंबर भी है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं। हालांकि हमारा पूरा प्रयास होता है कि कहीं पे त्रुटियां ना हो, चूँकि कैरियर की बात है। लेकिन अगर आपको कहीं लगे तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो शिक्षक देखिए यहाँ पे प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का नहीं भाई, इस स्कूल के शिक्षक उच्चक का नहीं होगा। किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ देखिए एनसीएफ कहता है कि सब कुछ सर्वे सर्वा बच्चा है, तो आप भी बच्चे को ही सर्वे सर्वा मानिए जब तक पेपर ना हो। पेपर हो जाएगा, नौकरी पा जाना, तो फिर उसके बाद बैठ कर खाली पैसा गिनना। ठीक है, जैसे प्राइमरी वाले कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बुरा है, आप ऐसा मत करना। मैं एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, एज ए गाइड मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप प्राइवेट में जा कर के 20 दिन काम करके देख लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको सरकारी नौकरी बाद कितना पढ़ाना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से काम करें तो सरकार जितना वेतन देती है उतना ईमानदारी में 2.5 घंटा 3 घंटा पढ़ाना बड़ी कठिन बात नहीं है। आपको जरूर करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, मन से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक शिक्षक समूह से जुड़ गए और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह आप पोशाक धारण करने लगते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जब आप कहीं गए होंगे घूमने टहलने देखने, तो आप देखे होंगे कि स्कूल का टूर जाता है ना, तो देख के ही पता चल जाता है कि स्कूल का टूर है। जब आप कहीं जाते हैं, कोई बिजनेस की टूर हो, तो बिजनेस टूर देख करके ही दूर से, आप भले उसमें इन्वॉल्व ना हो, दूर से खाली ऑब्जर्व करिए, आप देख के समझ जाएंगे कि कोई बिजनेस टूरिस्ट है। या आप फैमिली के साथ जाते हैं तो पता चल जाता है कि फैमिली वाले आए हैं टूर पे घूमने टहलने। अब आप कहीं
ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे शादी विवाह हो रहा है तो वहाँ का आपका ड्रेस अलग है, किसी के मैयत में जाना तो वहाँ का ड्रेस अलग है, ठीक है। कहीं पे ऐसे ही आप घर पे बैठे तो वहाँ का ड्रेस अलग है, यानी हर एक जगह के लिए अलग अलग ड्रेस है। तो कहा जा रहा है कि आप एक शिक्षक समूह से जुड़ गए, अच्छी बात है। अब जुड़ने के बाद आपने देखा कि सारे टीचर एक प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं, उसी प्रकार के आपको भी कपड़ा पहनना है। अब आप वहाँ पे जींस पहन के नहीं जा सकते, ठीक है। आप वो सफ़ेद वाला कुर्ता और सफ़ेद वाला पैजामा पहन के नहीं जा सकते, आप वहाँ नेता नहीं बने हैं, ठीक है। आप एक टीचर हैं, आपका पोशाक कुछ अलग होगा, आप एक स्तर पे हैं, आपके द्वारा गढ़े जाएंगे भारत का और पूरे विश्व का भविष्य आप गढ़ने वाले हैं। कुछ ही दिनों में अभी आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो गढ़ रहे होंगे, कुछ लोग अभी गढ़ेंगे, ठीक है। आपका हथियार तैयार हो रहा है, सब हथियार है, अब इसी से गढ़ेंगे आप। तो कह रहे हैं कि आप उस वहाँ जाते हैं और सभी शिक्षकों को देख करके उसी प्रकार का कपड़ा पहनने लगते हैं। तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, किसकी प्रदर्शन कर रहे हैं? अपने समूह की पहचान की। अच्छी बात है भाई, हम अपने समूह की पहचान की कर सकते हैं, यह भी सही है। समूह आज्ञाकारिता की, यह भी सही है, सही बात है। समूह निर्देश और अनुपालन, भाई समूह में तो उसके हिसाब से चलना होगा, लेकिन अगर सर्वोपरि माना जाए तो सबसे सर्वोपरि आंसर आपका होगा समूह की अनुरूपता का हम निर्वहन कर रहे हैं। तो हमारा सही आंसर होता समूह की अनुरूपता का, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन जो है आपका वो सही है। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण से प्राप्त की जाती है, यानी किस चरण में किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्राप्त की जाती है? आप सब लोग जानते हैं किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा संवेदी गामक अवस्था में ही प्राप्त की जाती है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, यानी संवेदी गामक अवस्था। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती, कह रहा व्यक्तिगत शिक्षा जो है शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन है, मतलब किसके संदर्भ में बनाई जाती, तो आप कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में। किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बनाई जाती हैं। डॉट डॉट है, यानी कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, तो आप कहेंगे 18 से 24 माह के बच्चे छोटे छोटे अक्षरों को मिलाकर के वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर के वाक्य को बोलना शुरू कर देते हैं। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, अभी हम बता रहे हैं, स्टर्न के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर आ जाइए, बुद्धि लब्धि को सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने मानसिक आयु तथा वास्तविक आय के अनुरूप में 1912 में प्रस्तुत किया, ठीक है। प्रयोग में लाया 1912 में, ठीक है। आप जानते हैं मानसिक आय बराबर, ठीक है, बौद्धिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, ठीक। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेसाल्ड में बुद्ध परीक्षण के लिए एक स्कोरिंग पद्धति से किया था। अब यहाँ देखिए, सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्ध के मापन में सफल प्रयास किया, लेकिन माना किसका जाता है? स्टर्न का माना जाता है। तो आपका सही आंसर होगा स्टर्न के द्वारा, ठीक है। हालांकि इनसे पहले इन्होंने किया था, लेकिन एक मानक प्रयास किए थे, सफल प्रयास किए थे, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से, इनको श्रेय जाता नहीं, जाता किसको है? स्टर्न को जाता है। सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, मतलब किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? द्रव बौद्धिकता के, स्वादर बौद्धिकता के, अभिसृत सोच के, या विविध सोच के? तो विविध सोच यहाँ पे सही है। सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से मौलिकता और नवीनता से है, इसलिए सृजनात्मकता का विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता बालक नित्य नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति के चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटाकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं। तो आपका सही आंसर यही होने वाला है, ठीक है। चलिए, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे भाषा निर्धारित करना, या क्या कहलाता है? भाषा का निर्धारण या भाषा निर्धारित करना। उसके बाद है मानवोदय काव्य की रचना की थी। एक काव्य है, काव्य का नाम है मानवोदय। काव्य की रचना किसने की थी? तो आप कहेंगे भरत मुनि ने किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने किया था।
और उसके बाद पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था, तो आप कहेंगे किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था, तो आप कहेंगे रुद्रचंद्र के द्वारा पुरस्कृत किया गया था। उत्तराखंड में ये प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड के स्पेशल में ये मान सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किसे केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे केप कमोरिन द्वीप के नाम से जानते हैं, तो कन्याकुमारी को केप कमोरिन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो आप सब लोग जानते हैं देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ पे है, यह भी आप जानते हैं कटक में। कहाँ पे है, कटक में है। और यहाँ पर आ जाएंगे भारतीय चावल शोध संस्थान, यहाँ आप देखिएगा भारतीय चावल शोध संस्थान की स्थापना उड़ीसा के कटक जिले में की गई। यहाँ चावल के अनेक नवीन जातियाँ मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में, कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। इस बार के ROARO का अगर आप में से कोई पेपर दिया होगा ROARO का, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे फिलीपींस ऑप्शन में दिया गया था। हुआ क्या कि पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। इस बार का जो ROARO का पेपर हुआ था समीक्षा अधिकारी का, जिसको लेकर कभी हाई कोर्ट में बवाल चल रहा था, तो उसमें पूछा गया था। अच्छा, पहला ही ऑप्शन कटक दिया गया था, जैसे हमने ऑप्शन रखा है ऐसे पहले ही ऑप्शन पे कटक रखा गया था। 90% लोग ऐसे थे जिन्होंने एक प्रश्न में गलती की और सबने तुरंत कटक देखा और ऑप्शन लगा दिए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने गलती कर दी। जब मैं बाहर निकला पेपर दे करके ROARO समीक्षा अधिकारी का, तो मुझे बहुत सारे लोग मिले, तो मुझसे पूछे भैया कहाँ पे है, तो वहाँ पे ऑप्शन में फिलीपींस था, तो मैंने कहा कि फिलीपींस में, तो कह रहे हैं फिलीपींस में नहीं है, आप गलत लगा दिए, वो जो है क्या कहते हैं कटक में है। तो मैं कुछ देर तक संकोच में पड़ गया, चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एजेड भी लग रहे थे, तो मुझे लगा कि सीनियर लोग हैं तो हो सकता है इनके पास नॉलेज ज़्यादा माना जाता है ना, ऐसा कि जो सीनियर कहते हैं कभी कभी मान लेते हैं। तो मैं गूगल किया, तो गूगल किया तो मैं कहा सर ये तो फिलीपींस ही आ रहा है। तो एक क्वेश्चन देखिए, इस तरह से एक क्वेश्चन क्या हुआ कि हमारा एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो रहा। अब एक कहानी के माध्यम से आप कभी नहीं भूलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय देखा तो मनीला फिलीपींस में, ठीक है, दोस्ती में थोड़ा सा बातचीत कर लेनी चाहिए ना। और अगर भारतीय पूछेगा तो कटक में, ठीक है। लेकिन ये मैटर जो है सही है, ROARO का पेपर आप देखेंगे तो वहाँ पे पूछा गया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा बातचीत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उसे भूलें ना। चलिए, यह क्वेश्चन बहुत आसान है। सिलिकॉन स्टेट का नाम से जाना जाता है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा उलटफेर किया गया है। अब आप बताइए, चूंकि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, और मैक्सिमम लोगों का आंसर आएगा, हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक आपका सही आंसर है। अब बाकी बंगलुरु जो लोग कह रहे हैं वह भी सही हो सकते हैं। कैसे सही हो सकते हैं आप खुद गेस करिए और समझिए। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है, जैसे स्कूल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन था, बच्चा, वैसे राजनीति के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, जनता। जनता ना हो, जनता, देखो केशव प्रसाद मौर्य का आपने देखा ना, अब तो सरकार बन चुकी है, अब आप हम कह सकते हैं ना, केशव प्रसाद मौर्य कुछ दिन पहले अपने आप को बिसड़ू समझ रहे थे। देखिए, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, बात आ गई तो मैं कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले अपने आप को क्या समझ रहे थे, बिसड़ू समझ रहे थे। कह रहे थे कि मायावती जी का साथ छोड़े उनका हश्र देख लो, अखिलेश जी का साथ छोड़े उनका हश्र देख लो, इस बार बीजेपी का क्या होगा जनता समझ रही है। जनता ने कहा मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ, इस बार तुम्हें समझाऊंगी। और जनता ने ऐसे समझाया कि वो बेचारे रो भी नहीं पा रहे हैं। बेचारा रो नहीं पा रहा, कैसे रोए, मतलब इतना बोला है ना, इतना बढ़ बढ़ के बोला है ना, कि वो रो कैसे रोए, उसको हार्ट अटैक पता नहीं क्या सुने, झूठे अफवाह उड़ी गई थी, हार्ट अटैक आ गए। मतलब हद है यार, आप कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, मंत्री था 10 दिन पहले तक उसे ये नहीं दिखाई पड़ रहा था कि जनता के साथ पक्षपात हो रहा है, और 2 दिन में जब ये लगा कि उसके रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिलेगा, तो उसको लगा कि जनता के साथ पक्षपात हो रहा है। अरे स्वार्थी कहीं के, अच्छा हुआ जनता ने सही फैसला लिया था। तो जनता का ही फैसला क्या होगा राजनीतिक सत्ता के लिए, सर्वोपरि होगा। याद रखिएगा, अगर आप लोगों में से किसी की इच्छा होगी नेता उता बनने की, जनता की सेवा मन से करिए, नेता उता बन जाएंगे। वैसे कोशिश करिए पहले शिक्षक बनिए, नेता उता मत बनिए, ठीक। भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये तो लगभग 90% लोगों को पता होगा, ठीक है। भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की संसद के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, देखिए
यहाँ पे तीन चीजें, इसमें तो आंसर सबको पता है, मैंने जिस लिए इस प्रश्न को रखा वो यहाँ पे लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब यहाँ से ध्यान से एक एक करके देखिएगा। वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर, पहले देखिए कब शुरू किया गया था, 1953 में। आयोग कब है, 56 में। ठीक है, याद रखिए, गलत मत करिए, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन कब किया गया था, तो आपका आंसर होगा 1953 में। फिर से सुनिएगा, भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन कब किया गया था, तो 1953 में। सही आंसर कौन होगा, 1953। देखिए, वर्ष 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्य की भाषा के आधार पर अपने गठन की मांग करने लगे। अंततः जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली के आयोग की अध्यक्षता में 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का एक आयोग बना दिया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग नाम दिया जाता है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम दिया जाता है। ये बना कब, 1956 में। लेकिन पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन बना था, 1953 में, आंध्र प्रदेश। अब गलत नहीं होना चाहिए आपका, मुझे भरोसा है इस बात का कि आप गलत नहीं करेंगे। योग के आविष्कारक कौन है, तो आप कहेंगे पतंजलि हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। मीनाक्षी मंदिर बताइए, भगवान शिव की मंदिर है और साथ में माता पार्वती भी हैं, तो ये मंदिर कहाँ पर है, आप बताइए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, भगवान शिव और माता सरस्वती, मतलब पार्वती माँ, माँ पार्वती और भगवान शिव, ये दोनों लोग हैं। और इस मीनाक्षी मंदिर के बारे में बताना कहाँ पे, तो मदुरई में है। और मदुरई कहाँ पे है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। किस शैली में बनी हुई, द्रविड़ शैली में निर्मित है मीनाक्षी मंदिर। और पांड्य शासकों ने की राजधानी के प्रसिद्ध केंद्र मदुरई में बनवाया गया। ठीक है, यहाँ हिंदू देवता कौन है, शिव हैं, और पार्वती माँ मतलब मीनाक्षी, पार्वती मतलब मीनाक्षी, पार्वती, शिव और पार्वती को समर्पित है। इसका निर्माण पांड्य शासकों ने करवाया था। किस शैली में बना हुआ, द्रविड़ शैली में बना हुआ, याद रखिएगा, मदुरई में है। ठीक है, आर्यभट्ट थे, एक कौन थे, भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप आंसर करके बताइए, कि कमेंट करिएगा। जो लोग अभी नहीं देख रहे हैं, चैट नहीं कर सकते हैं, वो लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एक जो है गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम छोड़ जा रहे हैं, आसान क्वेश्चन है, आप जरूर बताइएगा गीत गोविंद के रचयिता कौन है। पुरी की रथ यात्रा, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो आप बताएंगे पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती। किसके, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, तो कौन सी ऐसी प्रथा है जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, आपको बताना है। वह है आपकी जौहर प्रथा। कौन सी प्रथा है, जौहर प्रथा है, ये राजपूतों के समय में शुरू हुई थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड, ए लॉर्ड तो हम बोलते नहीं, मान लीजिए आप लोग बोल दीजिए। ठीक है, लिखा गया है, लॉर्ड लिखा जाता है इन कमीनों को। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, क्लाइव याद रखिए, क्लाइववा जो था यही था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। ठीक है, इनको लॉर्ड और बोलना उचित नहीं लगता है, वो साले लूटे हैं, उसके बाद इनको लॉर्ड और बोला जाता है। ठीक है, इतिहासकार भी वैसे हैं, सब बोलते हैं, पता नहीं क्यों। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष कब, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, आपको ये बताना है। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। कब लड़ा गया था, 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी का नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य लड़ा गया था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई और वह मार डाला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके बाद 28 जून 1857 को मीर जाफर नवाब बना। कौन बना था, नवाब बना मीर जाफर। सिराजुद्दौला मारे गए, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ था, जून महीने में युद्ध हुआ था 1757। का नाम क्या था, तो युद्ध का नाम आपको पता है, प्लासी की लड़ाई हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, ये सबको पता। 1928 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ये आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके बाद भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के व्याप्त आडंबर और अंधविश्वासों की सृष्टा वर्ग पर प्रहार किया और मार्टिन लूथर की भांति काशी के पंडितों के शास्त्रार्थ में पराजित किया। मूर्त पूजा, अवतार पूजा, जात प्रथा का खंडन करके इन्हीं कारण इन्हें भारत का इन सब का खंडन किए थे, मूर्त पूजा का, अवतारवाद का और
जात प्रथा का इन्होंने खंडन किया था। यही कारण है कि इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता। किसको? दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की। किसकी है? आर्य समाज की है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कहाँ पे? आपको बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। कहाँ पे हुई थी? ढाका में। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की जाती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की जाती है। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुस्तैद हुसैन थे। कौन थे? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। एक कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष। जबकि ठीक है, योम नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा कि अगर संस्थापक अध्यक्ष पूछते हैं तो सलीमुल्लाह हो जाएंगे। अगर पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष, तो वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको फंसाने के लिए पूछा जा सकता है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, या हरिजन सेवक संगठन को किसने संगठित किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी ने हरिजन कल्याण हेतु 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में अस्पृश्यता को मिटाना। और आप जानते हैं कि हमारे संविधान में अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऐसे प्रश्नों पे हमने क्यों आंसर नहीं लगाया, ताकि आप थोड़ा सा ढूंढें और याद करके इसे रखें। ठीक है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। देखिए, इस पे भी नहीं लगाना था लेकिन लगा दिए हमने। यशोधरा, साकेत, रंग में भंग और पंचवटी इनकी अन्य रचनाओं में जाने जाते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951-52 में भूदान आंदोलन को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में चला गया। इसके बाद इसका केंद्र कौन बना? बिहार। इन्हीं के प्रयासों के कारण इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया 1958 में, और 1983 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और स्वराज पार्टी का गठन किस किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो आप कहेंगे सी आर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, सी आर दास और पंडित नेहरू के द्वारा किसकी? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी थी। ये भी सही हो गया आपका। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। छुआछूत उन्मूलन यानी इसी को कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मालवंकर। यह भी आपका सही है, जीबी मालवंकर। और उसके बाद आपातकाल में किसी विधानसभा की अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है। विधानसभा की अधिकतम सीमा बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद के द्वारा अधिकतम सीमा उसकी बढ़ाई जा सकती है। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो आप कहेंगे कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो आप कहेंगे क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। प्यारे मित्रों, ये था आज का आपका सुपर 51 सीरीज नंबर 4। इसके पहले 3 और सीरीज हो चुकी हैं। यह सीरीज आपकी चौथी है, और ये चौथी सीरीज हम चाहते हैं कि आप लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। आपकी संख्या तादाद को देखते हुए सीरीज की संख्या, क्वेश्चन की संख्या और इसके पैटर्न को बढ़ा दिया जाएगा। जब महीना आएगा आपका, मई के बाद जून का महीना आएगा, तो जून के महीने में एक दिन में 2 सीरीज, यानी सप्ताह में आपकी 12 सीरीज, मई महीने में आपकी 6 सीरीज सप्ताह में। और अगर बात करें अप्रैल महीने में, तो अप्रैल महीने में आपकी यह सीरीज जो मिलनी है, आपको कितनी सीरीज मिलेगी जल्दी बता दीजिए। प्रत्येक दिन सप्ताह में 3 सीरीज मिलेगी, आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। और मार्च के महीने में अभी एक और सीरीज आनी बाकी है। ठीक है, तो जल्दी से अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।